तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र सीरीज का क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी MCQ बनते हैं घटना चक्र में, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं MCQ के माध्यम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। पहला नंबर संस्कृति पे, दूसरा अर्थव्यवस्था पे, तीसरा धर्म पे और चौथा आपका विज्ञान पे है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पे होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन समझे तो वो है, मानव जो समाज होता है, ठीक है, ये विलक्षण या फिर विशिष्ट होता है यानी कि यूनिक होता है। और ये यूनिक किस संदर्भ में बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो मुख्यतः वो अर्थव्यवस्था पर ही वो आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं मानव समाज पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था पे ही डिपेंड है। हम लोग का जिस तरह का अर्थव्यवस्था होता है, अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो मानव के रहने में, मानव के जो है जीवन में भी परिवर्तन होने लगता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग इत्यादि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उतनी उसी रूप में वो उसी अनुरूप बदलती चली गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो अगर उत्पादन के साधन की बात करें तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन जब होता है वो कैसे होता है देखिए। तो अगर हम लोग धर्म, संस्कृति या फिर विज्ञान की बात करें तो इनमें जो परिवर्तन है वो उत्पादन के साधनों में अगर परिवर्तन होता है तो उससे इसमें परिवर्तन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारे समाज में या फिर हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में से किस ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है निम्नलिखित में से हड़प्पा जो प्लेस है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेस में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था तो इसी समय विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता ये इत्यादि सभ्यता भी चल रही थी। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा जो संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक प्लेस है जो कि पंजाब में है। और हड़प्पा जो प्लेस है इसका खोज 1921 ईस्वी में डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये पता हो गया। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो अभी आपको बताया गया था ये इसी के समकालीन यानी कि इसी के कंटेम्प्रेरी में था। सिंधु सभ्यता संबंधित थी। तो अभी आपको पता होना चाहिए, हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं कि जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को जानते हैं कि इसके बारे में लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है, बट उसको पढ़ने में हम लोग उतना सक्षम नहीं है, उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को,
ताम्रपाषाणिक का संस्कृति को यानी कि चैल्कोलिथिक जो कल्चर है इसको शामिल करते हैं। वहीं ऐतिहासिक युग में यानी कि ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल के बाद जितने भी अभी तक जो है वो उसको शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, वो है सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, यानी कि ये आर्यों की सभ्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी इसके बारे में बताया जाता है। इसका जो उत्तर है मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और उसका जो विस्तार है वो नर्मदा घाटी तक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ये खेतीहरी ये बिल्कुल गलत है। मतलब खेती ये करते भी थे थोड़ा बहुत और ये पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान देते वगैरह थे और ये व्यापार वगैरह भी करते थे। इनकी अपनी लिपि नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी के बारे में बताया गया है। आर्यों की सभ्यता हम लोग वैदिक पीरियड को कहते हैं और वैदिक काल हम लोग जानते हैं पूरी तरीके से वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके अलावा हम लोग इसी में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता है वो आपका ग्रामीण सभ्यता है, जैसे कि वैदिक काल। 5वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो आर्यों से पहले रखने का इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है आपका मृदभांड। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो नहीं था, तांबा का उपयोग और कांसा का उपयोग बहुत होता था, नगर नियोजन तो इसका बहुत ही उत्कृष्ट था, टाउन प्लानिंग। लेकिन यहाँ के जो मृदभांड है यानी कि मिट्टी के बर्तन, ये भी जो है ये बताते हैं कि ये आर्यों से पहले आए हुए थे। तो मृदभांड के आधार पे ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पहले रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। समझ रहे ना। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड तो जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित जो धूसर मृदभांड है वो बाद के है, यानी कि आर्यों से माने गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग मृदभांड की बात करें तो वो काले रंग की आकृतियों से होते थे और वो चित्रित लाल मृदभांड होते थे, जबकि अगर हम लोग वैदिक या फिर आर्यों के जो मृदभांड को देखते हैं तो वे धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड होते हैं जो कि बाद के काल में आते हैं। इसलिए हम लोग मृदभांड के आधार पे ही सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक काल से पहले रखते हैं। इसके अलावा देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न था उसके बारे में देखिए। पहला ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही, टाउन प्लानिंग बहुत बेहतर था। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी ये भी सही है। इसके पास लिपि का ज्ञान था लेकिन वो जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था, यानी कि पिक्टोग्राफी था। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव था। तो हम लोग जानते हैं कि अभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति चल रही है, यानी कि तांबा और पत्थर को साथ में यूज करें, तांबा और पाषाण को। तो अभी लोहे का यूज तो नहीं हुआ है, लोहे का खोज अभी नहीं होगा। और लोहे का खोज जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लौह युग। तो वैदिक काल में लोहे का खोज होगा और लोहे का व्यापक स्तर पे प्रयोग होगा, जिससे जो कृषि है वो बेहतर जो होगी, सरप्लस में होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। कई सारे बातों में देखते हैं तो ये अलग थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरी तरीके से नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफी थी। वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से और रक्षा शस्त्रों से के ज्ञान से वो युक्त थे, उन लोगों को पता था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता में लोहे का की ज्ञान का जो है वो अभाव पाया जाता है। इसके अलावा देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति में आपका शिलालेख तो नहीं मिलता है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख ये तो मिलता भी है लेकिन थोड़ा बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो पुरातात्विक खुदाई है ये ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। देखिए यहाँ पे लिपि तो मिला है, तो लिपि का वाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सी लिपि है, क्योंकि ये भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफी है, उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं। अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो शिलालेख तो उस समय थे ही नहीं, पुरातत्व संबंधी खुदाई ये बिल्कुल सही है। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ तो था ही नहीं, और ये सी भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। इसी से हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो वो आपका लिपि तो है लेकिन जान नहीं पाए, मंदिर का अवशेष नहीं है, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार ये भी नहीं मिलता ज़्यादा, जेवर ववर नहीं मिला है, मृदभांड वगैरह थोड़ा बहुत मिले हैं, तो ज़्यादा है मोहरे हैं। अब मोहरों के भी ज़्यादा, मोहरे के भी बारे में हम लोग ज़्यादा जान नहीं पाए हैं, थोड़ा बहुत ही जाने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है इस ऑप्शन के अनुसार मोहरे हो जाएगी। तो सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश ये पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसमें 4 व्यक्ति का नाम है, एम रफीक मुगल, EJH मैके, मार्टिमर व्हीलर और अमलानंद घोष। तो इसके बारे में जो बताया गया है जोड़ा वो BCD तो सही है, जो ए है वो सही नहीं है। कैसे वो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रदान किए हैं, जिसमें से सबसे पहले व्यक्ति है EJH मैके। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है, ठीक ना। और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डॉक्टर या DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। तो मैक साहब का मानना है कि ये मेसोपोटामिया के लोग इधर प्रवसन किए तो उससे हो गया, जबकि गार्डन और व्हीलर का मानना है कि इनका जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मध्य एशिया के लोगों का जब यहाँ प्रवसन हुआ तो उससे होता है। आगे देखिए इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव होता है वो पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम होता है, कि हड़प्पा सभ्यता से पहले यहाँ पे जो पहले सभ्यता हुआ करता है तो उसी से यहाँ पे ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। मतलब कि ये देसी मतलब कि उत्पत्ति का सिद्धांत को ये बतलाता है अमलानंद घोष। इसके अलावा देखिए स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो ये देखिए ये स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स, रफीक मुगल ये सभी जो व्यक्ति हैं वो स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत यानी कि देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को ही मान्यता देते हैं। आगे देखिए एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। ये मुगल साहब का मानना था। इन्होंने
इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो जब हम लोग ये मेंस का क्लास करेंगे तो उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों का मानना है कि ये देसी सभ्यता थी, किन का मानना है कि ये विदेशी सभ्यता का प्रभाव था। तो वहाँ पे डिटेल से भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल याद रखिएगा मैक्स साहब का, फिर आप व्हीलर और गार्डन साहब का बात याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो आप अमलानंद घोष का याद रखिएगा, और पिगट फेयर सर्विस, इन सभी का बात याद रखिएगा कि ये स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। और मुगल का मानना है कि ये जो है वो रावी नदी के क्षेत्र में इसका विकास होता है, और इस सभ्यता का जो है वो प्रेरणा वो कहीं दूसरे सब बाहर की सभ्यता जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ये जो है प्रेरित नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बताया जाता है, इसमें सूची 1 और सूची 2 है, इसको मिलाना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं और इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन के माध्यम से ही, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा है। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो प्लेस है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे देखिए एक प्लेस है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का जो खोज हुआ था वो बीबी लाल के द्वारा हुआ था 1950-1952 में। उसके बाद एक प्लेस है तक्षशिला। तो तक्षशिला का जो खोज है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था 1913-1934 के बीच में। उसके बाद देखिए कौसाम्बी जो प्लेस है इसका जो खोज है वो NG मजुमदार के द्वारा किया गया था 1936-37 में। तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौसाम्बी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आपका ऑप्शन के अनुसार हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी वगैरह मंगवाया करते थे। सोचिए आज से उतना साल पहले की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है वो उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं यानी कि मृदभांड, इसमें ज़्यादातर लाल रंग का प्रयोग होता है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। तो मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था और जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है ना। तो लाल रंग से इसमें कलर किया जाता था ऊपर वाले भाग में ज़्यादातर। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें ना कोई मंदिर का साक्ष्य मिलता है ना ही कोई मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य है वो पूर्व आर्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृद मूर्तियाँ तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि जो पूर्व आर्य थे यानी कि आर्यों से पहले वाले लोग जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये भी मूर्ति पूजा करते थे। जैसे कि मातृ देवी की
मृद मूर्तियाँ मिलती है, कई सारे मोहरें मिलती है जहाँ पे दर्शाया गया है महिला को। तो ये मूर्ति पूजा करते थे बेसिकली, लेकिन कोई मंदिर वगैरह का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे पूर्व आर्य कहने का अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये आर्यों के पहले आए हुए थे इस कारण। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो सही उत्तर है गाय का। गाय का रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण नहीं किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलते हैं। गाय का जो महत्व है वो वैदिक काल में ज़्यादा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हुदड़ो, कोटडीजी, देसलपुर ये सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि सोहगोरा ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सोहगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ये राप्ती नदी के किनारे है। यहाँ पे स्थित एक गांव है सोहगोरा। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। सोहगोरा से मौर्य काल के जो है वो ताम्रपत्र मिलते हैं, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। इसके अलावा चन्हुदरो, कोटडीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर थे। चन्हुदरो और कोटडीजी की बात करें तो ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जबकि देसलपुर की बात की जाए तो देसलपुर ये आपका गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या मिला है। इसको अब जो है वो सुमेलित करना है, तो इसको हम लोग आंसर के माध्यम से ही देखते हैं थोड़ा सा क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे कैसे होगा देखिए, लोथल से हम लोगों को गोदीबाड़ा के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, और धौलावीरा से जो है वो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है, और बनावली जो है यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। तो याद रखिएगा क्या क्या पॉइंट हुए। देखिए धौलावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था के लिए नहर वगैरह बनाया गया था बाकायदा। धौलावीरा जो है यहाँ पे हड़प्पन लिपि के जो है वो बड़े आकार के यहाँ पे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। साथ ही साथ बनावली में आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हर मिलती है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है, और लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल आपके खंबात के खाड़ी के जस्ट नज़दीक में ही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। इसके अलावा देखिए एक जुते हुए खेत का अगर खोज किया गया था तो वो आपका कालीबंगा में किया गया था। लोथल में भी आपको बताया गया था, यहाँ पे गोदीबाड़ा मिलता है, और लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी के निकट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान जो है वो मिलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से, तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर के माध्यम से देखते हैं। जो हड़प्पा है, हड़प्पा से आपको समाधान मिलता है
जो कि एक R37, ये याद रखिएगा यहाँ से। तो हड़प्पा से आपको सावधान मिलता है, यानी कि लोगों को कब्र में दफनाया गया है। लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिलता है, जो कि खंबात की खाड़ी के जस्ट ऊपर में है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से आपको नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जो कि कांसे की होती है। तो हड़प्पा से सावधान मिलता है R37, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो सबसे पहले अभी आपको बताया गया था हड़प्पा से जो है वो गोदी मतलब सॉरी, ये नदी कौन किस नदी के किनारे है वो अभी इसमें बताना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और जो पैठन है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है कि कौन किस नदी पे स्थित है। तो हड़प्पा के बारे में अभी बताया गया था, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा वगैरह के बारे में। तो इसका ऑप्शन के माध्यम से देखिए, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ जो है वो सतलज या सतलुज नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो कि जेपीएससी पीसीएस ये जेपीएससी में पूछा गया था 2016 में, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी पता होना चाहिए रावी नदी के। सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ स्थित है। घग्गर नदी के किनारे आपका जो है वो कालीबंगा स्थित है। सैंधव सभ्यता का जो है महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से आपको जो है वो समाधान मिला है R37। लोथल से गोदीवारा मिला है, ये रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा जो घग्गर नदी के तट पे है। और कालीबंगा से हम लोग को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो वह है आपका मोहनजोदड़ो से। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो तथा लोथल, यहाँ दोनों से नाव के चित्र युक्त मुहरें मिलती हैं। तो लोथल और मोहनजोदड़ो से आपका मुहर मिलता है, जो कि नाव के चित्र में यहाँ पे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला बात देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बढ़िया है, सही बात है। ड्रेनेज सिस्टम इन लोग का, जल निकासी व्यवस्था बढ़िया था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बताया ही जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पे क्या सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये सही बात है। कहीं कहीं भी मतलब ये एक मंजिला होता भी था, कहीं कहीं पे नहीं भी होता था। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ठीक है ना, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 और 2 ये गलत है, ये गलत है और ये केवल सही है। एक मंजिला नहीं बनाए जाते थे, कहीं कहीं ये 2 मंजिला भी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का जो सामान्यता अनुपात था वो 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं चन्हुदुड़ से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगन से अलंकृत और चन्हुदुड़ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त होती है और ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था। सैंधव सभ्यता के सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः जो कथन 1 जो है वो गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये 2 मंजिला हुआ करती थी। मतलब कथन 2 जो है वो गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो मुख्य सड़कें हैं उसकी जो औसतन जो चौड़ाई है वो लगभग 10 मीटर है। 10 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट। तो कथन जो 3 जो है वो सही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है। पहला, अपने नगर नियोजन के लिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। और अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन चारों सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि मिलते हैं। तो इससे हम लोग उद्योग संबंधी साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो है चारों जो कथन है वो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से किसका जो सुमेल है वो सही नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर में है, वो उत्तर प्रदेश में है, ये सही बात है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, आपका खंबात की खाड़ी के जस्ट नज़दीक में, ये भी सही है। रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है। लेकिन कालीबंगा जो है ये हरियाणा, सॉरी ये राजस्थान में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और कालीबंगा की खोज इटली के लुई पियो तेस्सी टोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसका जो पहचान है वो अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है। तो कालीबंगा का जो खोज है वो तो इटली के व्यक्ति किया था, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसको पहचान अमलानंद घोष के द्वारा मिला था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें बतलाना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्लेस स्थित हैं। तो कालीबंगा तो ये तो आपका राजस्थान में है। लोथल ये तो आपका गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर और ऑप्शन नंबर डी हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में आपका लोथल है, ठीक है। राखी गढ़ी तो हरियाणा में है। कालीबंगा तो आपका जो है वो राजस्थान में है। ये आपका बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। राखी गढ़ी ये राजस्थान में नहीं है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में है और ये घग्गर नदी के तट पे है। इसके अलावा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्व में आपका आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का।
तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी देखें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पश्चिम में आपका सुत कांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उसके बाद उत्तर में देखें तो आपका मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में आपका दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये हड़प्पा जो स्थल है इसको और इसका स्थिति को मिलाना है। तो हम लोग जानते हैं मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में है, हिसार ज़िले में। इसके बाद कालीबंगा जो आपका राजस्थान में है, ठीक है, और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें अगर, तो बताया गया है कि ये पूछा गया था यूपीपीसी 2020 में ही। ये हुलास तो हम लोग जानते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में ही है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आप इससे मिलाइए डी का 1 और बी का 2, बी का 2 और डी का 1, बी का 2 और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी 2 ठो हमको नहीं पता था, वो यहाँ देख लीजिए। बालू जो है वो हरियाणा में है, पाडरी जो है वो गुजरात में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में जो है वो आपका मोहनजोदड़ो भी है और चन्हुदड़ो है। मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे में है चन्हुदड़ो। सुरकोटदा आपके यहाँ दिखते हैं। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, और मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सुरकोटदा आपका गुजरात में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हुदड़ो का जो उत्खनन है वो J.H. मैक के द्वारा किया गया था। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर पे है दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने किया था, और वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। तो इसका खोज मजुमदार साहब ने किया, लेकिन यहाँ पे उत्खनन जो है वो मैके साहब ने किया। किसका? तो हम लोग बात कर रहे हैं चन्हुदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तो हड़प्पा आपका पंजाब में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। रंगपुर जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर कहाँ है? तो पंजाब में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, राजस्थान में भी नहीं, ये सौराष्ट्र में है। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, फिर उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो रंगपुर से तीनों हड़प्पा के अवशेष के यहाँ पे तीनों हड़प्पा जो है संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। एक है दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। तो दधेरी जो है वो पंजाब में स्थित है। तो दधेरी जो है वो पंजाब में स्थित है, और ये एक परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दधेरी, कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा भारत में नहीं है, लोथल है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है वो किस नदी पे स्थित है वो आपको बतलाना है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पे स्थित है। तो हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में
भगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी कि पतन नगर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल है लोथल, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है लोथल वो कहाँ है, तो वो गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है, पंजाब में रोपर है, सिंध में आपका मोहनजोदड़ो है और चन्हूदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है, तो वो आपका लोथल है गुजरात में। मतलब कि आपका हवाई पतन यहीं पे है, ठीक ना। तो ये बंदरगाह था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, तो ये आपको लोथल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। यहाँ पे पक्की ईंट से बनी हुई इमारत मिलती थी, बिल्कुल सही। प्रथम असली मेहराब, ये गलत, ये हम लोग नहीं जानते हैं। पूजा स्थल यहाँ नहीं मिलता है। कला एवं वास्तुकला यहाँ पे ये बहुत ही मतलब उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। ये बीपीएससी अपना बचने के लिए बताया है। इसका सही उत्तर अभी नहीं मिल रहा है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, ठीक ना। तो असली मेहराब उराब यहाँ पे नहीं था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जो कि जेपीएससी 17 मार्च 2024 को हुआ था, जिसको हम देने के लिए गए हुए थे इंदुमती टिबड़ेवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चतरा में। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिलती है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ही देखते हैं हम लोग। तो प्रश्नगत विकल्पों में बनावली जो कि हरियाणा में है और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, इन दोनों जो सिंधु घाटी स्थल है यहाँ से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिलती है। ये दोनों दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से टेराकोटा हल की प्राप्ति होती है। तो ये चारों इसमें देखिएगा आप कालीबंगन, इसमें देखिएगा तो आप कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया, इन दोनों से आपको ये देखने को मिलता है। तो कालीबंगन और बनावली दोनों से ये देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिलता है। तो ये भी वही बात है, यहाँ भी बनावली दिया हुआ है और यहाँ भी जो है वो धौलावीरा दिया हुआ है। बनावली और धौलावीरा दिया हुआ है, कालीबंगन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगन और बनावली दोनों से हल का टेराकोटा मिलता है। और ये आपका बीपीएससी 2016 में पूछा था और सेम यही क्वेश्चन जेपीएससी 2023 में पूछा है। तो हल का जो टेराकोटा है ये आपका कालीबंगन और बनावली दोनों से मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इस कारण से इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए आज की क्लास में। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर लेंगे। तो टोटल इसमें 90 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के माध्यम में। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देख लेंगे। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।